Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने डेप्रिसिएशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से देख ली है एंड यू नो दैट कि अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या नया सीखना है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज हम इसमें सीखेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना है, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, वन इज स्ट्रेट लाइन एंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आज की क्लास में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टुडेस टॉपिक। फर्स्ट मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे कि बेटे हम लोग एसएलएम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है। अब हमने इसके अलग अलग नेम्स भी, अगर आप सबको याद हो, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड इट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दोनों के दोनों नाम हमें ये बता रहे हैं कि इट समथिंग अमाउंट विच इज फिक्स्ड, और यू कैन से ओरिजिनल कॉस्ट पे लगने वाला कुछ या स्ट्रेटली लगने वाला कुछ। But I would say directly there's a best way to understand this method is हमेशा याद रखना बेटा कि एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है ईयर एंड पे या आइदर उसकी सेल पे, इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब हुआ परचेज वैल्यू ऑफ एसेट। जिस वैल्यू पे आपने उस एसेट को परचेज किया है, हमें उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन को लगाना है हर साल। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड की पहचान, राइट? तो एवरीबॉडी शुड मेक द नोट कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वो हमने किस पे करनी है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इससे हमें ना मंथ्स की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि एसएलएम में वी ऑलवेज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा एसेट की वैल्यू के ऊपर करेंगे चार्ज, परचेज वैल्यू पे करेंगे, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, राइट? सो इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ एक समझाना चाहूंगी। लेट्स सपोज क्वेश्चन में लिखा है कंपनी परचेज फर्नीचर, और यू कैन से एनीथिंग, और यू कैन से मशीनरी on 1st April 2021 for rupees 2 lakh, right? So this is one point. और केस नंबर सेकंड अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें लिखा है अगेन कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी ऑन फर्स्ट ऑफ यू कैन से 31st July 2021 for rupees 2 lakh. Now you have two situations in front of you. आपके पास एग्जाम में परचेज डेट कभी भी हो सकती है। इट कुड बी इन द मिडल ऑफ द ईयर, इट कुड बी एनी डेट, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमने परचेज कब किया। हमने पहले केस में परचेज किया 1st अप्रैल को। एंड इफ आई गिव यू अ केस कि बेटा आपके जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो हर साल होते हैं 31st मार्च को, तो दैट मीन्स हमें जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो कब लगानी है? ईयर एंड पे। और ईयर एंड हो गया हमारा 31st March 2022 अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन, राइट? अब हमें डेप्रिसिएशन लगानी है 2 लाख के ऊपर। लेट्स सपोज आपके पास जो डेप्रिसिएशन का रेट है आपके पास दैट इज 10% पर एनम। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल केस, राइट? तो 10% आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको देखना है कि कितने मंथ की डेप्रिसिएशन आपको लगानी पड़ेगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। आपने परचेज किया 1st अप्रैल को, राइट? और आपके अकाउंट से क्लोज हो रहे हैं 31st March 2022 को। दैट मीन्स इट इज अ फुल 1 ईयर, राइट? कंप्लीट 1 ईयर। तो इसमें आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी 20,000, राइट? एंड अगर मैं आपको बोलूं कि बेटे आपको नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन भी लगानी, तो मैं फटाफट से आगे गई, मैंने किया 31st March 2022 के बाद नेक्स्ट ईयर आएगा 31st March 2023। नाउ इन दिस ईयर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, अगेन कौन सा मेथड है? एसएलएम।
एसएलएम में किस पे लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी है हमारी? 2 लाख। तो हम लोग अगेन 2 लाख के ऊपर अपना रेट लगाएंगे, अगेन फुल ईयर की, बिकॉज देयर इज नो चेंज, देन इट विल बी 20,000 अगेन। इफ यू सी कि आपने जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई वही आपकी नेक्स्ट ईयर लगी, सेम इन द वे आप नेक्स्ट ईयर की लगाओगे, वन एंड द सेम वैसे ही लगेगी जैसे आपने अभी कैलकुलेट। राइट, व्हेन यू गो टू दिस केस, इस केस में आपके पास जो आपने एसेट परचेज किया है वो किया है 31 जुलाई। राइट, आपने 31 जुलाई को परचेज किया और आपने इसको कहां तक लेके जाना? ईयर एंड 31 मार्च 2022। ये 21 है तो 22। राइट, तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर एंड पे और किस पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट है मेरे पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% जो रेट क्वेश्चन में गिवन है। और अब मैं देखूंगी कि कितने टाइम पीरियड की लगेगी, परचेज डेट से लेके ईयर एंड तक। राइट, सो इट कम्स आउट टू बी योर, आपके बन जाते हैं जुलाई 31 को आपने किया है तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। यू हैव 8 मंथ्स इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, तो हमें यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगानी थी वो लगानी पड़ेगी 8 मंथ्स। और अगर मैं ये डेप्रिसिएशन 8 मंथ्स की लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 13,333.3 समथिंग। तो हम इसे इसी वैल्यू पे राउंड अप करेंगे। ये रही हमारी इस ईयर की एंड की डेप्रिसिएशन। बट अगर मैं इसके नेक्स्ट ईयर पे चलूं कि मैं कहूं कि बच्चे निकाल के दिखाओ मुझे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या लगेगी, अब वो डेप्रिसिएशन लगेगी 1 अप्रैल 2022 से लेके 23 तक। राइट, क्योंकि यहाँ इस साल खत्म हुआ, ईयर एंड हुआ तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन अगेन एसएलएम मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। कितनी देर की लगाई आपने? फुल ईयर, एंड इट कम्स आउट योर 20,000। आर यू क्लियर बेटा? राइट, सो ये इसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ आपको ये समझाने के लिए कि एसएलएम के मेथड में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर तो आपने फर्स्ट ईयर को खरीदा है तो जनरली हर साल वही वैल्यू निकल आएगी बिकॉज आपने एक बार वो निकाली। बट ये नहीं करना कि पहली बार अगर हमने 13,000, कुछ बच्चे क्या मिसकंसेप्ट करते हैं इसको लेके, उनको मिसकंसेप्शन होती है कि मैम पहली बार जो वैल्यू लगी वही हर साल लगेगी। जैसे यहाँ पे 13,333 लगा, एवरी ईयर हम वही लगा, ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेंगे। पहली बार आपने जब देखना है वो देखना है परचेज डेट से भी। राइट, एवरी ईयर आपको देखना है कितनी डेट की लगानी है और लगाने का रूल एक ही है, ओरिजिनल। आई होप इट्स क्लियर। राइट, तो ये हमारा एक तरीका है अपने एसएलएम को कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको आज सिखाऊंगी एक बड़े क्वेश्चन के साथ क्या करना, अपना एसेट अकाउंट बनाना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, और उसमें हम कवर अप करेंगे एसएलएम के सारे केसेस। एंड प्लीज मेक अ नोट, आज मैं आपको जब आपका एसएलएम का क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। पहला, आई बी कवरिंग मल्टीपल परचेजेस, प्लीज मेक अ नोट। हम लोग ये वन शॉट रिविजन कर रहे हैं। इफ यू वांट मी कि मैम आप हमें डिटेल में भी हर केस की अलग अलग से क्लास बना के प्लीज वीडियो दो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। राइट, so I'll be doing a work over on that also. So second हमारे पास आ गया multiple purchase, I'll be covering because see, अब हमें एक बार में एक शॉर्ट में रिवीजन करनी है तो मुझे वो सारे केस आपको एक क्वेश्चन में बताने पड़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, तो फटाफट से मल्टीपल परचेज हो गया, देन फुल सेल ऑफ एसेट हम कवर अप करेंगे, देन हम इसमें कवर करेंगे 1/3, 1/4, 1/2 समथिंग लाइक दैट पार्ट सेल, एंड फोर्थ हम करेंगे पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट की सेल वाला क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट। राइट, इसकी सेल। So we'll be covering in one question these 4 points, right? तो उनको करने से पहले फटाफट से मेरे बच्चे एक बार से रिकॉल कर लें कि इस चैप्टर में जर्नल कौन कौन सा हमारा आएगा। पहला, एसेट परचेज करने का, सब लोगों को पता होगा। एसेट परचेज के एंड एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। एसेट अकाउंट डेबिटेड हमारा हो गया, एंड 2 बैंक अकाउंट।
राइट। जनरली हम बैंक के अकाउंट से ही एंट्री पास करते हैं। सेकेंड इस चैप्टर में एंट्री हमारी हो जाएगी डेप्रिसिएशन को चार्ट करनी, राइट। और वो एंट्री हमारी हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब बिकॉज ये मेरे एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। And third and very important entry, and that is transfer of depreciation profit and loss account। हमें अपने बिजनेस में होने वाले हर खर्चे को साल के एंड में, ईयर एंड में, ध्यान से सुनना, ईयर एंड में हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। वहां ट्रांसफर करेंगे तो ही तो ईयर एंड में निकाल पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस को, राइट। तो हमें हर साल की डेप्रिसिएशन को, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज माय नॉन कैश एक्सपेंस, तो मुझे हर इस खर्चे को हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएनएल में ट्रांसफर करने से पीएनएल में खर्चा हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो दीज आर द थ्री बेसिक एंट्री। सेल की एंट्री भी होगी हमारी, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। सेल की एंट्री, सेल ऑफ एसेट्स की, सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, क्योंकि पैसे अब मेरे पास आएंगे, राइट। एसेट जाएगा और पैसे आएंगे। एंड अगर आपने उसे लॉस में सेल किया तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो जाएगा डेबिट, अगर आपने उसे लॉस से सेल किया। और अगर आपको एसेट बेच के हुआ मुनाफा तो आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। ये होगा आपका प्रॉफिट को क्रेडिट करने का तरीका। आई बी कवरिंग वन क्वेश्चन, उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, राइट। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपको बता दूं बच्चे, हम लोग अब एक ऐसा क्वेश्चन करने लगे हैं जिसमें आई बी कवरिंग मल्टीपल परचेजेस, जिसमें हम बहुत सारे एसेट परचेज करेंगे, सेल के हर चीज करेंगे, बट विद द स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड से उसमें हम प्रॉफिट भी लेंगे, हम लॉस भी लेंगे, और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये सिखाऊंगी कि वर्किंग नोट कैसे बनाना है एग्जाम में। फटाफट से कराएंगे सो दैट कि आप अगर इसको एक बार से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं। प्लीज एवरीबडी मेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में भी मैंने आपको करने का एक तरीका, आई विल गिव यू वन तरीका कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, एग्जामिनेशन में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, इट विल ऑलवेज बी ऑब्वियसली इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक पैराग्राफ होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना। वन बाय वन लाइन को आपको ये देखना है, अच्छा, कंपनी परचेज द फर्नीचर ऑन रुपीज दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। आपको हर लाइन को पढ़ना है और उस लाइन में से आपको कीवर्ड उठा के उसको शॉर्ट में अपने सामने लिख के रखना है। उससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, आई टेल यू वन थिंग बच्चे, डेप्रिसिएशन में अगर बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है तो वो करता है डेट, राइट। क्योंकि अगर आपने डेट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया तो आप अपने ईयर को बहुत गलत भी लोगे, राइट। आप ईयर एंड कोई और पकड़ लोगे, आप कैलेंडर देख लोगे, आप अकाउंटिंग ईयर देख लोगे, सो देयर विल बी अ कंफ्यूजन, राइट। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने क्वेश्चन का एक, कहते हैं ना, उसका सिनॉप्सिस बना के उसको साइड पे रख लेना, सो दैट कि आपको उससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आज मैं आपको वही लिखवाने लगी हूँ कि कैसे करें। लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में लिखा था कंपनी परचेज अ फर्नीचर ऑन, अब फर्नीचर लिया है तो मैं उसे लिखूंगी F1, पेपर में मशीनरी है तो M1, कंप्यूटर है तो C1, वॉट एवर, ये रफ में करना है आपको। फर्नीचर लिया है, कब लिया है, क्वेश्चन में लिखा है 1 अक्टूबर 2021 को लिया, गुड, दैट्स फाइन, हमें 2021 को लिया है। देन आगे लिखा है कि हमने ये लिया है एट ₹2 लाख, राइट। एक और चीज मेरे सारे बच्चे नोट करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में अगर परचेज के टाइम पे कोई भी एनी, अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के मैं नोट में अगर आपको बताऊं, एनी, मैंने लास्ट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, एनी एक्सपेंसेस
ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द एसेट इज देयर, तो वो कहाँ जाएंगे, एडेड टू द एसेट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी ये प्रीवियस एग्जांपल ली, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आपने 2 लाख का एसेट खरीदा है और उसमें आपने कुछ 10,000 के आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं और कुछ 5,000 का कुछ फ्रेट वगैरह पे किया है, तो आपके एसेट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,15,000, दैट विल बी द ओरिजिनल। और आप अपना सारा क्वेश्चन इसी से करेंगे, राइट, गुड, गुड टू गो। तो आपके पास आगे लिखा है कंपनी परचेज अनदर फर्नीचर, राइट, इसीलिए दिस इज द बेस्ट वे। जितने फर्नीचर दिए हैं, आप जितने एसेट गिवन है, आप उसको 1 2 3 का नाम, उससे करने से क्या होगा, सेल के टाइम पे, क्योंकि अगर आप क्लब करके करोगे तो आपको समझ ही नहीं लगेगी कि जो मैं एसेट सेल कर दी उसकी क्या थी, प्रॉफिट कैसे निकालूं, लॉस कैसे निकालूं, सो इट्स अ बेटर वे, राइट। तो ये आपके पास डेट गिवन है, आपने खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को और आपने खरीदा है इसे 1 लाख। देन आपके पास गिवन है कि आपने F3 खरीदा है, कितने का खरीदा है, अनदर में फर्नीचर ऑन 1 दिसंबर 2022 और इसकी कीमत है 3। देन यू हैव दैट यू हैव परचेज अनदर फर्नीचर, कितने का, ये आपने परचेज किया है 1 जुलाई, पहले हम डेट ऑफ परचेज लिख देते हैं 2023 को, और 50,000। अरे बाप रे बाप, 4 फर्नीचर आपने खरीदे हैं, तो पेपर में कुछ नहीं आ सकता बेटे, आपको पता होना चाहिए। अब देन आपके पास आगे गिवन है कंपनी सोल्ड 1/4 of the asset which was purchased on 1 October 2021। तो आपको इसको कैसे करना है, कृतिका मैम ने कहा है कि शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में कैसे लिखना है, सेल करी आपने किसकी, 1/4 ऑफ F1, राइट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब से, कब करी, आपने करी 31 जुलाई 2023 को, और कितने भी करी, आपने करी 42,000। तो सिंपल, you just need to read the line and just put the data which is required to you for your calculation. Then company sold another asset, another furniture, which was purchased on 1 April 2022. He's talking about the second furniture. तो आप क्या लिखोगे, सेल हेडिंग डालिए आपकी, these are my purchases, एंड देन सेल F2 करी है आपने 31 मार्च 2024, और वो भी कितने करी है, एट लॉस ऑफ ₹5,000। लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सेल वैल्यू गिवन है जितने पे मैंने सेल किया है, और यहाँ मेरे पास क्या गिवन है, लॉस, सेल वैल्यू नहीं है। तो सी, आपके एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए। एंड देन कंपनी सोल्ड, अब आगे हमारे पास एक और बड़ी सारी स्टडी करनी पड़ेगी, क्या लिखा हुआ है, और ये मैं पूरी लिखना प्रेफर करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी दे। ऑन 30 सितंबर 2024 a furniture of original value of ₹60,000 which was included, फटाफट से आप मेरे साथ प्लीज लिख लो, कॉपी पे लिखा होगा तो रिकॉल करना आसान है। इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 December 2022 was sold for 45,000। Look at the statement, क्या लिखा हुआ है, 30 सितंबर 2024 आपने एक फर्नीचर ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 60,000, जिसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 60,000, और विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी, जो कि किस मशीनरी में इंक्लूडेड है, जो हमने परचेज करी थी ऑन 1 December 2022, और वो कौन सी थी, वो थी ये वाली। मतलब कि आपने 3 लाख के अंदर एक 60,000 का पोर्शन जुड़ा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट का, ओरिजिनल वैल्यू का, आपने उसे सेल किया है, मतलब आपने F3 पूरा नहीं सेल किया,
आपने उसका एक पार्ट बेचा है। जी मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको बताऊंगी पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट सेल वाला। मल्टीपल परचेजेस लिख लिया हमने, फुल सेल लिख लिया हमने, 1/4 वाला लिख लिया। अब हमारा है पार्ट ऑफ सेल, मतलब आप अपने पूरे एसेट को बेच नहीं रहे हो, आप उसके अंदर का कुछ पार्ट, उसकी कुछ ओरिजिनल वैल्यू की कीमत, आप उसको पार्ट ऑफ एसेट को सेल कर रहे हो। कितने बेचा? 45,000। फेयर इनफ। आगे क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है आपके पास प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, राइट, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बनाना है आपको टिल 31 मार्च 2025। और आगे क्वेश्चन में लिखा है कंपनी अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March every year. This is the most important line of your question. आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि आप किस ईयर में स्टैंड करते हैं, मतलब आपको कौन सा ईयर फॉलो करना है, अकाउंटिंग ईयर कि कैलेंडर ईयर। आई होप स्टूडेंट्स को पता है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 April टिल 31 March एंड कैलेंडर ईयर 1 January से लेके 31, राइट। एंड क्वेश्चन में आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है एट द रेट 10% पर एनम। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन को अपने पास शॉर्ट किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे फर्नीचर अकाउंट की शुरुआत। मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी फर्नीचर अकाउंट को बनाने के लिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ मेरे पास आ गया इस साइड पे क्रेडिटेड। यहाँ मैंने, याद रखना बच्चे, अकाउंट जब भी आप बनाओ इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट डेबिट और क्रेडिट, वो हमेशा आपको लिखना है। तो यहाँ मेरे पास अमाउंट कॉलम आ गया, देन अगेन मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया, देन मेरे पास डेट आ गया, देन मेरे पास अमाउंट आ गया, एंड देन अगेन मेरे पास आ गई डेट, राइट। तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे बच्चे के एग्जामिनेशन को स्कोर करने। पर्टिकुलर, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, डन। अब मैं आपको बताने लगी हूँ जादू। जादू एक तरह का, राइट। तो एक सी जादू क्या है? इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट्स इजियर टू यू नो हैव अ एक माइंड में रिकॉल करके रखने वाली बात। एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेबिट साइड में कौन सी चीज डालनी है, क्रेडिट साइड में कौन सी चीज डालनी है। अगर तो आप लोगों ने लेजर को अच्छे से पढ़ा है, लेजर अच्छे से समझा है, तो आपके लिए फर्नीचर अकाउंट बनाना दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है। बट अरे पढ़ा तो है नहीं, अब फटाफट से हमने रिकॉल करना है। एग्जामिनेशन में कैसे याद रखेंगे कि कैसे? अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट मी टू गिव यू डिटेल वीडियोस ऑन एवरी टॉपिक वन बाय वन, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, सो दैट वी कैन वर्क ऑन। अब मैं आपको ये बताने लगी कि एग्जामिनेशन में जब आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब आपको नहीं पता किसको कहाँ डालना है, कैसे डालना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, PP and DSL. Debit side is for PP. PP means purchase of asset and profit on sale पर। अगर आपके एसेट परचेज करोगे तो वो डेबिट साइड पे आएगा, अगर आपको एसेट बेच के मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी डेबिट साइड। Then I have depreciation, sale value and loss of it, DSL। तो है ना जादू वाली बात, ये पता याद रहेगा तो हम फटाफट से वैल्यूज डाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपने 1 अक्टूबर 2021 परचेज किया है, तो परचेज की डेट कहाँ आ जाएगी? 1 अक्टूबर 2021 आपने एसेट परचेज किया है, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई टू बैंक अकाउंट, राइट, दैट इज 2 लाख। आपने यहाँ पे डाल दिया अपनी फिगर। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको सुनना। तो वैल्यू लिख लिया हम लोगों ने फर्स्ट अपनी जो एसेट परचेज किया है। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हमने इस ईयर में कोई और एसेट परचेज किया है या नहीं। नेक्स्ट एसेट परचेज किया है 1 अप्रैल, और नहीं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हम लोगों ने किन एसेट परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को, दैट इज नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 22 को। तो हमें इसको यहाँ पे अपने
क्या करने हैं, एसेट को खत्म करना है, क्लोज करना है अकाउंट को, तो फटाफट से क्लोज कर देते क्योंकि इस साल में और कोई भी नई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2022 में मैं जाऊंगी, राइट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगी साल के एंड में। अगेन बेटे ये वन शॉट में हम कर रहे हैं, ये हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को और अपनी अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन के एंट्री को हमने पोस्ट किया है और ब्रैकेट में जरूर मेंशन करेंगे F1, और यहाँ पे भी कि हमें पता हो कि ये कौन सा एसेट है। मेंशन करने से हमारी गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमें पता होता है कि सेल वैल्यू को किससे कंपेयर करना है। तो अब मुझे पता है 2 लाख इज माई एसेट, राइट, 1 अक्टूबर को मैंने परचेज किया 2 लाख के ऊपर, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप लोगों ने देखा है तो वो मेरे पास क्या है, 10%, राइट, 10% मेरे पास है। 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, पर मुझे कितनी देर का लगाना है, मुझे लगाना है 6 मंथ का। तो 6 मंथ की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 10,000। आर यू क्लियर, राइट। और उसके बाद अब मैं साल को क्लोज करूंगी, और साल क्लोज कैसे होगा, बैलेंस निकाल के, बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड दैट इज F1, 2 लाख माइनस 10,000, दैट इज 1,90,000, और यहाँ मैं करूंगी अपने साल का टोटल, यहाँ पे मेरा आ गया ईयर। देन अगेन मैं क्या करूंगी, अपने इस फिगर को, अपने इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर क्या करूंगी, ट्रांसफर करूंगी। फर्स्ट अप्रैल 2022 को आई बी ट्रांसफरिंग द वैल्यूज जो मैंने लास्ट में निकाली, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, F1 निकाला 1,90,000। अब मैं देखूंगी कि इस साल में और क्या क्या लिया। इस साल में हम लोगों ने एक ये वाला एसेट लिया और F3 भी लिया, 2 एसेट लिए हम लोगों ने, तो मैं फटाफट से उसकी वैल्यूज यहाँ डाल दूंगी। फर्स्ट अप्रैल 22 एंड टू बैंक अकाउंट, पहले हम F2 कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट F2 हो गया, एंड फर्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू है मेरे पास 1 लाख। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 दिसंबर को मैंने यहाँ पे अपना एसेट परचेज किया है टू बैंक अकाउंट, राइट, F3 3 लाख, ये डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, अगेन क्या मैं देखूंगी इस साल में कितनी सेल या परचेज है। मैंने चेक किया, सेल मेरी शुरू हो रही है जुलाई 23 से, तो इस साल में भी कुछ नहीं है, तो व्हाट आई बी डूइंग, अगेन मैं ईयर को एंड करूंगी। ईयर एंड कैसे होगा, डेप्रिसिएशन लगाने से, तो व्हाट आई बी डूइंग, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस किस के ऊपर, F1, F2 एंड F3, और कौन सा मेथड कर रहे हैं, HLM, हमेशा किस पे लगानी है, ओरिजिनल कॉस्ट। F1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, क्यों, क्योंकि कितने साल का लगाना है, राइट। तो F2 भी कब खरीदा है, ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख खरीदा है 1 अप्रैल को, पूरे साल का लगेगा 10,000। एंड देन F3 खरीदा हमने 1 दिसंबर को, तो हमारे पास ये हो गए 4 महीने, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी F3 के ऊपर, एंड दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 10,000। और अगेन हम ईयर एंड करेंगे और अपना बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, F1, F2, F3, F1 minus F1, 190 minus 20, 170, 1 lakh minus 10, 90, 3 lakh minus 10, 2 lakh 90, और ये हो गया हमारा ईयर क्लोज। और अब हम इस ईयर को आगे करेंगे कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड नहीं, ब्रॉट डाउन, राइट, नेक्स्ट ईयर करेंगे इसको ब्रॉट डाउन। देखिए मैंने आपके सामने ये बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दिया है, राइट, कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन हो गए बैलेंसेस। अब हम देखेंगे क्या इस ईयर में कोई और चेंज है। हम हैं फर्स्ट अप्रैल, वी आर स्टैंडिंग इन फर्स्ट अप्रैल 2023, तो हमने जैसे ही नजर मारी हमने देखा कि हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे एक एसेट परचेज किया है 1 जुलाई को, राइट, तो हम फटाफट से यहाँ उसकी एंट्री डाल देंगे टू बैंक अकाउंट, और एक और एसेट हमारे पास आ गया है 4, दैट इज 50,000, एंड देन है मेरे पास सेल 1/4 ऑफ F1 31 जुलाई 23। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, राइट, आई बी शोइंग यू द वर्किंग नोट कि किसे बनाने से हमें ये पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे निकलते हैं। और हमें सबको पता है कि कहाँ कहाँ वैल्यू आएंगी, ये DSL,
राइट। तो मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन भी इधर लगेगी, सेल भी इधर आएगी, और अगर लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो इधर। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देती हूँ 31 जुलाई 2023 बाय डेप्रिसिएशन। मैम ये कौन सी डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे लगती है। अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चे, आप नॉर्मल अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगेगी, राइट। बट अगर आप साल के बीच में कभी एसेट को सेल कर रहे हैं, राइट, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने उस एसेट को बेच के मुनाफा कमाया कि या हमें नुकसान हुआ, राइट। अब वो कैसे पता चलेगा मैम कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि आज मैं उस एसेट को जिस कीमत पे सेल कर रही हूँ, क्या वो कीमत सेल वैल्यू से ज्यादा है? आज उसकी कीमत सेल वैल्यू से ज्यादा है कि कम? लेट्स सपोज आज आप एक एसेट को बेच रहे हो 20,000, राइट, और आपने जब कैलकुलेट किया एंड यू केम टू नो कि उस एसेट की आज के दिन की कीमत है 14,000, राइट, और आपने कितने में बेचा? 20,000 पे, तो 6,000 का मुनाफा हुआ, राइट। और सेम इन द वे आपने उसे बेचा 20,000 का, और आपने आज की जब उसकी फिगर कैलकुलेट करी एंड यू केम टू नो उसकी कीमत बनती है 22,000, और आपने बेचा 20 पे, तो 2,000 का तो नुकसान हो गया आपको। अब ये जो 2,000 का नुकसान और 6,000 का मुनाफा हुआ, ये आपने कैसे निकाला? आपने सेल वैल्यू को कंपेयर किया अपने उस एसेट की करंट, मतलब जो करंट डेट है, एज ऑन सेल डेट, डेट ऑफ सेल वाले दिन जो उसकी कॉस्ट बनती है, आपने उससे कंपेयर। और वो कॉस्ट कैसे निकलेगी? तब तक की सारी डिप्रिसिएशन लगाने के बाद। मतलब अगर वो ऐसे पिछले 5 सालों से चल रहा है और आज 5 साल बाद आप बेच रहे हो, तो आपको ये देखना है कि 5 साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज 5वें साल जिस दिन मैं बेच रही हूँ उस दिन उसकी कीमत, और वो कीमत हमेशा कैसे निकलेगी? उतने सालों की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो आपके पास जिस दिन, लेट्स सपोज इफ यू आर सेलिंग योर एसेट ऑन 1 जुलाई, जैसे इस क्वेश्चन में है हम एसेट को बेच रहे हैं 31 जुलाई, तो आपके पास उस एसेट की कीमत 31 जुलाई को चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब जरा इस क्वेश्चन में नजर मारो, हम सेल कर रहे हैं 31 जुलाई को, और आपके पास 31 जुलाई को तो एसेट की वैल्यू ही नहीं है, पर आपके पास कब है? उसकी तो ये पास की है, राइट। तो आई टीच यू कि कैसे उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो मुझे यहाँ पे मैं फटाफट से लिख लूंगी 1/4 मैंने एसेट बेच रही हूँ अपना F1, और मुझे पता है यही डेट ऑफ सेल भी है मेरी बाय बैंक 1/4। मैम ये आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मुझे ये बोले ना कि मैं वो एसेट सारा नहीं बेच रही, अभी थोड़ा बेच रही हूँ, 1/4 पार्ट बेच रही हूँ, अभी बाकी पोर्शन बचा है, क्योंकि उसके ऊपर बाद में ईयर एंड में क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। तब यहाँ पे लॉस आएगा कि प्रॉफिट हो, तो वर्किंग नोट बना के पता चलेगा। तो चलो आई विल लुक एट द वर्किंग नोट। आपका वर्किंग नोट, तो कहते हैं वर्किंग नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैंने वर्किंग नोट में लिख दिया कि मैंने अपने 1/4 एसेट को बेचा है, किस तारीख को बेचा है और किस प्राइस को, तो ताकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन सामने हो, राइट। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप बेच रहे हो 31 जुलाई को, तो आपके पास 31 जुलाई को उस एसेट की वैल्यू होनी चाहिए, पर मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास है उससे पहली वैल्यू, एंड दैट इज 1 मार्च, राइट। अब आपके पास 1 मार्च को उसकी वैल्यू, 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अप्रैल 2023 को उसकी वैल्यू क्या है? 1,70,000, राइट, 1,70,000। पर आपने सारा तो बेचा नहीं, उसका 1/4 पोर्शन बेचा, तो 1/4 पोर्शन उसका कितना हो गया? 42,500। नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट जिसको आप बेच रहे हो 1/4 को पर 1 अप्रैल, राइट। देन आपको माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, ताकि आप कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल से कहां पहुंच जाओ? कॉस्ट एज ऑन 31 जुलाई। तो बीच में आते हैं 4 महीने, हमें 4 महीनों की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, ताकि हम 31 जुलाई की कॉस्ट निकाल पाए। अब वो डेप्रिसिएशन करते हैं, यही तो बात कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन लगेगी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, और स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ। ये जो आप 1/4 F1 का बेच रहे हो, तो F1 की कॉस्ट क्या थी ओरिजिनल? 2 लाख, पर आप 2 लाख पे तो नहीं लगा सकते क्योंकि आप उसका 1/4 एसेट बेच रहे हो। 2 लाख का 1/4 कितना आ गया? 50,000। दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो आप एसेट बेच रहे हो। यही समझने वाली बात है बेटे, प्लीज ध्यान से देखो।
सबसे पहले आप जहाँ खड़े हो, जिस दिन सेल पे खड़े हो, ऑब्वियसली आप सेल डेट पे आ गए हो, सेल डेट पे खड़े होकर चेक करो कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताती हूँ, आप सेल डेट पे आ गए, सेल डेट पे खड़े होकर आप ये चेक करो कि क्या आपके पास सेल डेट की वैल्यू गिवन है। अगर आप 31 मार्च को या 1 अप्रैल को, क्या आपके पास उस दिन की वैल्यू गिवन है? अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है ऑब्वियसली नहीं होगी। अब आप जिस दिन को खड़े हो तो आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मेरे पास सबसे क्लोजेस्ट डेट कौन सी है, राइट? क्योंकि आप ईयर बाय ईयर बना रहे हो और तो फिर आप आगे आ चुके हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप 31 जुलाई पे पहुंचे, पर आपने देखा कि मेरे पास पीछे क्लोजेस्ट डेट 1 अप्रैल को पड़ी है, उस दिन मेरे पास एसेट्स की वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप डायरेक्टली उसका क्या करोगे, आप उसका करोगे 1/4, राइट? उसका 1/4 किया आपने, वो आपके पास उस दिन की कॉस्ट आ गई। पर डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं लगानी, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा है, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन पे लगानी है ओरिजिनल कॉस्ट पे, राइट? तो वही मैंने किया बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाई, ओरिजिनल कॉस्ट भी किसका, 2,04,000, राइट? और डेप्रिसिएशन लगाई तो ये आ गई मेरे पास कीमत, कीमत है ये, और बेचा मैंने 42 का, तो क्या हो गया, मुनाफा, राइट? और मुनाफा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। 31 जुलाई 2023 को यहाँ पे जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ आप लिख दोगे F1 का, राइट? और वो कीमत आपकी कितनी निकल के आ गई, 1167। यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन थी हमारी 1667, एंड सेल वैल्यू अब क्या थी, 42,000। ये रहा आपका पहला एसेट जो आपने बेचा, राइट? नेक्स्ट हम चले गए, नेक्स्ट जब हम गए तो हमने देखा कि अभी ईयर एंड पे हम पहुंचे 31 मार्च को, तो आई केम टू नो कि अरे मैंने तो एक और एसेट बेच दिया है, राइट? मेरे पास एक और सेल ऑफ एसेट आ गई है, तो मुझको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 31 मार्च को ईयर क्लोज करने से पहले से क्या करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी। किसकी सेल करनी पड़ेगी, F2 की, और ये कौन सी है, फुल फुल सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली पहले उसके ऊपर उतनी देर की डेप्रिसिएशन तो लगेगी, कौन सा है, F2। बाय बैंक अकाउंट, ये सब मैं पहले ही लिख दूंगी, पर प्रॉफिट और लॉस नहीं लिख सकती क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि क्या निकल के आएगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड वर्क ऑन आवर सेकंड वर्किंग नोट। इसकी वैल्यू हम अपना देखेंगे, सेकंड वर्किंग नोट कैसे बनाना है, तो हम उसकी वर्किंग नोट, राइट? अब आपने फुल F2 को सेल किया है, किस दिन किया है, 31 मार्च 24 को, राइट? कितने पे, 5,000 के लॉस। अब आप यहाँ खड़े हो, लुक एट दिस, आप यहाँ खड़े हो, क्या आपके पास इस दिन की वैल्यू गिवन है, 31 मार्च की गिवन है? क्लोजेस्ट कौन सी गिवन है, मैं दौड़ दौड़ के गई यहाँ यहाँ यहाँ, तो मेरे पास क्लोजेस्ट ये, राइट? तो मेरे पास कॉस्ट गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2023, और कितने की कीमत गिवन है, 90,000। कैन यू मेक इट, राइट? अब ये 90,000 की मुझे लगानी पड़ेगी डेप्रिसिएशन ईयर एंड तक की, ऑब्वियसली अप्रैल से लेके 31 मार्च को सेल कर रही बाई चांस। अब कौन सा मेथड है, ओरिजिनल को देखो, आपने यहाँ पे क्या उतारी, इसकी लेटेस्ट, माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, पूरा का पूरा एसेट। 10% कितनी हो गई, 10,000, और ये आपके पास कीमत आ गई उसकी 80, पर आपने सेल किया उसे 5,000 के नुकसान पे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस गिवन है तो माइनस हो जाएगी। तो सेल वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 75,000। इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। सेल वैल्यू मेरे पास आ गई 75,000 की, एंड देन मेरे पास यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन आ गई है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितनी डेप्रिसिएशन है, दैट इज 10,000 मेरे पास, राइट? अब 10,000 मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, हम इसे यहाँ लिख भी देते हैं, 10,000 डेप्रिसिएशन, 75,000 हमारे पास बैंक वैल्यू, और क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, लॉस हुआ है, और उस लॉस की वैल्यू को भी मैं यहाँ नाउ हियर इट। इस साल में कुछ और किया है, प्लीज क्वेश्चन चेक कर लीजिए। इस साल में हमने नेक्स्ट हमने किया है 30 सितंबर 24 अगला साल, तो हमें पहले इस ईयर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, राइट? 31 मार्च 24 को मुझे क्लोजिंग करनी पड़ेगी बाय डेप्रिसिएशन F1, क्योंकि सारा नहीं बिका, 1/4 बिका है। F2 सारा बिक गया, ये तो F2 सारा बिक गया, और ये 1/4 था F1, तो F2 तो बचा ही नहीं, F3 बचा, F4 बचा। नाउ F1 पे डेप्रिसिएशन लगानी है, इस पे लगानी है ओरिजिनल कॉस्ट। F1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख, उसमें से
आपने कितनी कीमत का एसेट बेच दिया? 50,000 का, जो कि आपने निकाला था। 1/4 क्या बनता है ओरिजिनल कॉस्ट का? 50,000। तो बचा कितना? 50 आपने सेल कर दिया, तो ओरिजिनल कॉस्ट रिमेनिंग कितनी बच गई? 1,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट होती है। डब्ल्यूटीपी में करना आसान होता है क्योंकि वो हम बैलेंस शीट पे निकाल देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें बार बार अपने आप को याद कराना पड़ता है। डेप्रिसिएशन लगाने लगे हैं और ओरिजिनल कॉस्ट पे लगानी है, कॉस्ट पे नहीं लगानी, राइट? तो 1,50,000 के ऊपर 10%, 3,000, राइट? F3 मेरे पास 3 लाख था, तो 3 लाख के ऊपर फुल ईयर की आ गई मेरे पास, हमारे पास 30,000 की, सॉरी 30,000 की। एंड देन F4 आपने इसी साल खरीदा है 50,000, और 50,000 के ऊपर आपका लग गया जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, और वो निकल के आते हैं 3750। और इसी के साथ मैं इसे करूंगी क्लोज। ईयर को क्लोज करने के लिए मुझे कैरी डाउन निकालना पड़ेगा 31 मार्च 24 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन F1 का, F2 3 का और F4 का। अब बच्चे बड़े ध्यान से देखना प्लीज, कैसे निकालना ये सीख लो। डेबिट साइड में जितने भी आपके F1 है, लुक एट, एक F1 है, और अगर कोई F1 है तो ये, इन दोनों को आप करोगे डेबिट साइड को प्लस, और उसमें से इधर जितने भी F1 आए हैं ना, आप उसे करोगे माइनस। एक दो ये F1, और एक हमारा जो डेप्रिसिएशन लगाई थी वो वाला F1, 3 F1 मैंने माइनस कर दिए। माइनस करके मेरे पास फिगर आ जाएगी 11200। F3 इधर 290 था, इधर और कुछ नहीं था, इधर F3 एक ये था 30,000, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2,60,000। इधर मेरे पास 50,000 था F4, और इधर F4 एक ही है 3750, दैट वैल्यू कम्स आउट टू दिस। और अब इसी वैल्यू इसी ईयर का टोटल करेंगे, और इसे हम करेंगे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन, राइट? तो आप बेटा, हम लोगों ने ब्रॉट डाउन कर लिया, जो मैंने भी आपको समझाया, हमने ईयर क्लोज किया और उसको ब्रॉट डाउन कर लिया। नाउ लुक एट दैट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड। 30 सितंबर 24 को ऑब्वियसली हम सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह 30 सितंबर 24 को हम लोग अपनी यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, राइट? अब सेल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑब्वियसली बाय डेप्रिसिएशन नाम लगाओगे आप लोग, तो मैं यहाँ लिख दूंगी PF3। PF3 मतलब पार्ट ऑफ F3, मतलब मुझे अपने आप को डबल श्योर करना है, मैं गलती ना करूं, तो व्हाट आई बी डूइंग कि मैं इसको पूरा F3 लिखूंगी, तो मैं ये कंफ्यूज कर सकती हूँ अपने आप को कि F3 पूरा बेच दिया, बट नो, आई हैव सोल्ड ओनली अ पार्ट, राइट? मैंने आपको ये पहले भी समझाया है कि आपने जो एसेट खरीदा था 1 दिसंबर 22 को, जो कि 3 लाख था, उसके अंदर 60,000 की कीमत वाले पार्ट को आपने सेल किया, कितने पे? 45। तो आज आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे कि आज 30 सितंबर को वो जो 60,000 वाली वैल्यू का एसेट हमने खरीदा था 22 में, आज उसकी कीमत, राइट? तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। पर पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय बैंक PF3, पर हमें नहीं पता प्रॉफिट है कि सेल है, तो हम देखेंगे वर्किंग नोट। ये रहा आपका वर्किंग नोट। ठीक, क्या लिखा है मैंने? पार्ट ऑफ F3 सोल्ड एट 45,000 ऑन 30 तो जब भी आपके पास, देखो एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास पेपर में 1/4 फुल एसेट, 1/2 कुछ ऐसा आता है ना, तो हमें ना पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जहाँ खड़े उसके पास वाली डेट की वैल्यू उठाते हैं कॉस्ट, और उसके आगे जितने मंथ्स उसकी होते हैं हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा के काम करते हैं। बट जब पार्ट ऑफ एसेट की सेल की बात आती है ना, तो गड़बड़ी होती है, गलती होती है। तो अगर गलती ना हो पेपर में और मार्क्स पूरे आए हमारे, तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें उस पार्ट की कीमत को उठाना है जिस दिन से वो परचेज किया था, डेट ऑफ परचेज से लेके वहां से लेके अब तक उसके ऊपर लगाओ डेप्रिसिएशन, हर साल हर साल हर साल, और आज पहुंचो उस तारीख को डेट ऑफ सेल पे, और देखो उसकी कीमत क्या है। वही मैंने किया यहाँ, राइट? लुक एट दैट, मैंने क्या किया यहाँ पे, 60,000 उसकी वैल्यू थी उस दिन, क्योंकि लिखना कॉस्ट, फिर मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई। 1 दिसंबर को खरीदा था, तो ऑब्वियसली 4 मंथ की लगाई, ये वैल्यू आ गई 31 मार्च से। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी पूरे साल की, क्योंकि अभी मैं चलना है, कंटिन्यू करना है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देन मैंने डेप्रिसिएशन लगाई, क्योंकि अब मैं पहुंच गई हूँ 30 सितंबर पे जाना है, तो कितने मंथ की लग गई? 6 मंथ की लग गई। डेप्रिसिएशन लगा दी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ये मेरे पास कॉस्ट आ गई, और सेल वैल्यू गिवन है, तो मेरे पास क्या आ गया? ठीक, अगर आपने नोटिस किया हो, जब हमने अपना पार्ट ऑफ एसेट किया था, तब भी हम बहुत पीछे नहीं गए थे, सिर्फ उसके पास वाली जो क्लोजेस्ट डेट थी
जब फुल एसेट पे गए तब भी उसके पास वाले क्लोजिंग डेट थे। और जब हम पार्ट ऑफ एसेट पे गए तो जिस दिन हमने उसे परचेज किया था, जिस दिन उसकी कीमत 60 थी, हम वहां से शुरू हुए और हमने इसमें से बनाया। सी ऑब्वियसली 1-2 मिनट ये आपसे ज्यादा लेगा, 2-4 मिनट ज्यादा लेगा, बट इट विल मेक यू श्योर कि आप मेक श्योर कि आपकी कोई गलती नहीं राइट। तो हम इन वैल्यूज को अब अपने पुट कर देंगे और अपने इस ईयर को खत्म करेंगे और अपनी वैल्यूज को निकालेंगे। डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास यहाँ पे 3000 बेटे, और मैंने इसको बेचा है 45,000 पे, और मुझे यहाँ पे लॉस भी हुआ है बाय P&L CF3 एंड दैट इज 4,000 राइट। एंड देन ऑब्वियसली अब ईयर क्लोज करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लगानी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगेगी 31 मार्च 25 को बाय डेप्रिसिएशन। ये मेरे पास F1 तो पूरा नहीं बिका था, 1/4 बिका था, F2 बिक चुका है, F3 भी पार्ट बिका है तो मतलब बचा है। F2 तो कुछ किया ही नहीं। F1 ओरिजिनल कॉस्ट हमने उसकी रिमेनिंग निकाली थी, कितनी निकाली थी सब लोग को याद होगा, 1,50,000। 2 लाख में से 50 का बिक गया था, यहाँ आ गया 15,000। F3 की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उसकी 3 लाख, और इसमें से कितनी कीमत वाला एसेट बिक गया है 60 का, बचा कितना 2,40,000। 2,40,000 प्लस 40 के ऊपर लगेगी रिमेनिंग दैट इज 24,000 एंड 50,000 F4 है तो उसके ऊपर लगेगी 5,000। तो ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन। और अब हम करेंगे अपने ईयर को क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकाल के F1 F3 और F4 का वैल्यू निकल आती है 97500। अगेन मेथड इज सेम, डेबिट साइड से टोटल करना है, F1 का कोई है तो उसमें से जैसे F3 है, F3 ये 260 है, इधर और कुछ नहीं है, और इधर F3 ये और एक ये राइट। तो इन वैल्यूज को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1,84,000, और लास्ट का F4 की वैल्यू आ जाएगी 41250 राइट। तो ये रहा मेरा इस ईयर का एंड, और इसे हमें यहाँ खत्म नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका क्वेश्चन में बोला हो कि आपको अकाउंट खुद से करने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था टिल 31 मार्च 25 तक, तो आपको इसे कैरी डाउन निकालने के बाद ब्रॉड डाउन जरूर करना है 1 अप्रैल 25 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन राइट। ब्रॉड डाउन करना है F1 F3 एंड F4 को, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म राइट। एक बार से फटाफट से इसको रिकॉल कर लो, अपने सारे वर्किंग नोट्स को रिकॉल कर लो कि हम लोगों ने किस तरीके से किया है, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को SLM का सारा फंडा क्लियर हो गया है, मल्टीपल परचेजेस का, हमारे पास फुल सेल का, पार्शियल सेल का, और हमारे पास लास्ट में पार्ट ऑफ एसेट राइट। Now the same question can come in, आपके WDV में भी आ सकता है। तो अब मैं आपको WDV का मतलब समझाऊंगी और देन सेम क्वेश्चन को हम करेंगे WDV, सो दैट यू हैव फुल कंपैरिजन कि SLM में कैसे करते हैं और WDV में कैसे करते हैं राइट। अगर मैं बात करूं अपने WDV की तो फटाफट से हम यहाँ पे करते हैं। मेथड का नाम हमारा क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड राइट। और इसे कहा जाता है WDV। इसे कहा जाता है जो वैल्यू आपकी रिटर्न डाउन करके आई है, डेप्रिसिएशन एक बार लगाने के बाद आई है, उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी इस मेथड में रिटर्न डाउन वैल्यू पे। रिटर्न डाउन वैल्यू बोले तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना। कैसे, लुक एट हियर, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि कंपनी ने परचेज की, मशीनरी परचेज करी है और ये खरीदी है 1 अप्रैल 2022 को राइट, द वैल्यू इज 1 लाख, और मेरे पास डेप्रिसिएशन मुझे लगानी है ईयर एंड पे 31 मार्च 23 को। WDV के हिसाब से तो वो क्या निकलेगी, ऑब्वियसली पहले साल जो कीमत है एसेट की हम उसको उठाएंगे और रेट हम सेम लेंगे 10% फॉर इजी कैलकुलेशन, और ये कितना निकल के आ जाएगा 10,000, और वैल्यू निकल के आ जाएगी 90,000 राइट। अब नेक्स्ट ईयर ये मेरे पास आ गई कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 23। अब अगेन मैं लगाऊंगी डेप्रिसिएशन, कब लगाऊंगी 31 मार्च 24 को राइट। अब ये कौन सा मेथड है, WDV, ये SLM नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, जो वैल्यू मेरी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस, यहाँ लगेगी 90,000 के ऊपर
10% पूरे साल की, दैट कम्स आउट टू बी 9,000 और बैलेंस आपका निकल आएगा 81,000। नेक्स्ट ईयर फिर इसके ऊपर लगेगी 81,000 के ऊपर, नेक्स्ट ईयर फिर उसके ऊपर 86। दिस इज द डिफरेंस। स्ट्रेट लाइन में हम हर बार किस पे लगाते थे, ओरिजिनल का, एवरी ईयर। नेक्स्ट ईयर लगाते थे तो फिर देखते थे 1 लाख, उसके ऊपर 10%, 10,000, फिर 1 लाख 10%, 10। दिस हैज हैपेंड, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो जनरल लाइफ में हमारे पास एसएलएम बहुत यूज नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ, राइट। ज्यादातर अगर कुछ यूज होता है तो वो होता है डब्ल्यूडी, ठीक है। बट हमें एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ना है, हमें अपने लाइफ में सब कुछ सीखना है कि एसएलएम कैसे करना है, डब्ल्यूडी कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, किन क्वेश्चन को उठाएंगे, राइट, और उस क्वेश्चन को उठा के हम करेंगे आज इसका डब्ल्यूडीबी में कैसे सॉल्व करना है। आई बी शोइंग यू, राइट। So look at the solution. चलिए बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विद द डब्ल्यूडीबी, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेम क्वेश्चन को आई विल बी शोइंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द रिटन डाउन वैल्यू, राइट। लुक एट द क्वेश्चन। सी, सबसे पहले हमने सेम फर्नीचर 1 खरीदा 2 लाख का, डिप्रिसिएशन पहले साल तो वैसे ही लगेगी 2 लाख के ऊपर 10%, उसके हिसाब से आ गया। पर कितने मंथ की, 6 मंथ की, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा, कितने मंथ की लगेगी, राइट। देन हम गए नेक्स्ट, हमने कैरी डाउन निकाला, देन हम चले गए अपने ब्रॉट डाउन के ऊपर। हमारे पास ब्रॉट डाउन हमने किया, एक हमने न्यू फर्नीचर परचेज किया, देन एक न्यू और परचेज किया, फिर हमने डिप्रिसिएशन लगाई साल के लिए। अब देखो, लुक एट द सी, लुक एट द वैल्यू डिफरेंस। रिटन डाउन वैल्यू क्या थी, 19, अब उसके ऊपर 10% कितनी लग गई, राइट, 10%। दिस इज द डिफरेंस इन डब्ल्यूडीबी। जनरली पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में आपने, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लुक एट द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, हम लोगों ने 1,90,000 लिया था, डेप्रिसिएशन फिर से कितनी लगी थी, 20। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट था, यही फर्क है बेटा, राइट। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास 190, 1 लाख के ऊपर 10%, ऑब्वियसली 10,000 आ गया, 3 लाख के ऊपर हमारे पास आ गया 4 मंथ्स का 10,000। कैरी डाउन हमने एज इट इज निकाल दिया, जैसे हम आगे बढ़े, राइट। देन हमने कैरी डाउन किया ब्रॉट डाउन, एंड देन हमने अपना 1/4 फर्नीचर बेचा है। लुक एट द वर्किंग नोट, 1/4 फर्नीचर बेचा है 31 जुलाई को 42,000 का। अब कॉस्ट उसकी 1/4, पहले सबसे पहले तो ये करना ही करना है, ये यहाँ पे भी किया है, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमने यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पे लगी है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ये निकल के आएगी। बट इस केस में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन लगेगी किस पे लगेगी, रिटन डाउन वैल्यू पे। वही वैल्यू जो आपने निकाली जहां क्लोजेस्ट खड़े हो, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे उतने में, और वो वैल्यू आपके पास आ गई, एंड देन सेम वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आ गया, सिंपल। या आपने डेप्रिसिएशन डाला, बैंक वैल्यू डाली, और इधर आपने से पहले एक परचेज थी तो आपने वो भी डाल दी। नाउ सेकंड वर्किंग, सेकंड वर्किंग नोट पे आपने फुल एसेट को बेचा है 5,000 का, अगेन वैल्यू क्या थी, 90,000, जब भी आपने क्या वैल्यू निकाल ली थी, 90। पर डेप्रिसिएशन अगेन किस पे लगी थी, पूरे साल की 1 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी डाउन वैल्यू पे, 90,000 जो आपके निकल के आई इसके ऊपर, एंड कंपेयर किया लॉस के साथ तो आपकी सेल वैल्यू आ गई, राइट। ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आपने वैल्यूज डाली, एंड देन आपने डेप्रिसिएशन लगाई। डेप्रिसिएशन कैसे लगी है बच्चे, सी, ये मेरे पास एसेट की वैल्यू में से आपने क्या किया है, F1 में से ये F1 ऐड कर दिया, फिर आपने ये F1 और ये F1, जो F1 दोनों है इसको माइनस किया, वैल्यू आपके पास निकल के आएगी ये दिस, राइट, 128,250। मतलब जितना पोर्शन ऑफ कॉस्ट आपने सेल कर दिया वो आपने माइनस कर दिया, दिस वैल्यू 1,71,000 प्लस 675 माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। रिटर्न डाउन उसके ऊपर 10% डायरेक्टली। देन F3 की वैल्यू, F2 तो सारा ही बेच दिया, F3 290, 290 के ऊपर सीधा 29। अदरवाइज उस एसएलएम में क्या करते हैं, 3 लाख के ऊपर 10। देन 450,000 के ऊपर आपका अपने हिसाब से जुलाई से लेकर आपका मार्च तक लगी वैल्यू 3750, और आपने पेड ऑफ निकाल लिया सेम वे। देन हम पहुंचे आगे अगले साल में, डन किया, एंड देन हमने डेप्रिसिएशन लगाई इसके लिए वर्किंग नोट, ये रहा ओरिजिनल कॉस्ट। 60,000 से शुरू किया था, वही किया, बस हर साल क्या कर दिया चीज, डेप्रिसिएशन। पहले साल डेप्रिसिएशन 60,000 पे 4%, 4 मंथ के हिसाब से 2,000 ये। देन अगले साल अगेन आपने यहाँ 58 की जगह वहां पे किसके ऊपर लगाई थी, लेट मी शो यू दैट।
58 की जगह आपने नेक्स्ट एक लगाई थी 60 हर साल 60 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट था। पर यहाँ पे ये आपका WDV है, 58 निकल गई तो 58 के ऊपर 10%, देन 52 200 निकल गई तो उसके ऊपर 10%, उतने बनता कॉस्ट आ गई, सेल वैल्यू गिवन है, निकल आया। सी, तो सिंपल। और ये हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ये मेरा पार्ट ऑफ F3 है। अब F1 के ऊपर दिस वैल्यू के रिटर्न डाउन, उसके ऊपर 10%। F3 की कैसे निकालनी है, दिस F3 इधर और कुछ नहीं है, ये तीनों F3 माइनस ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 208800, उसके ऊपर 10%, और ये वैल्यू आ गई आपकी डेप्रिसिएशन। एंड देन दिस इज F4 आपके पास गिवन है 46250, उसके ऊपर एज इट इज आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल आई, एंड आपने कैरी डाउन निकाला, क्लोज कर दिया। कि एक बात आप ना मेरी बड़े ध्यान से, अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर में ग्रिप बनाना चाहते हो तो उसके हर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको अपनी कैलकुलेशंस को लेके, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत शार्प होना पड़ेगा, राइट। अब बहुत ध्यान से शांत माइंड से उसको रीड करके हर एक लाइन को उसके सिनॉप्सिस बना के उसके हिसाब से अगर करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट अगर सही बनाओगे तो आपकी वैल्यूज कभी गलत, राइट। सो आई होप आप सब लोगों को WDV और SLM किस तरीके से करते हैं वन शॉट में आपको मैंने समझाया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके, सो दैट आपको पता चल सके कि हमने एग्जामिनेशन में किन किन चीजों का ध्यान। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। Do follow and subscribe our channel, like, comment, share to to all your friends so that उनको भी benefit मिले। And let's go for the next topic, वो हम देखेंगे अपनी next video में। Till then, thank you so much. God bless you.